नमस्कार साथियों, रेनबो गुरु परिवार में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुखवाद। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी 2021 की भर्ती परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी माननीय न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले, ऐतिहासिक फैसले जिसे कहा जाता है, उसके 2 प्रश्न जरूर आते हैं जिनका वेटेज 2.5 नंबर का होता है। यानी कि 5 नंबर का ये टॉपिक यूपीएससी में 101% आता है। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है उनके लिए जो यूपीएससी 2021 को अपना निशाना बनाकर बैठे हैं। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से रेनबो गुरु परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं लगभग आपको 100-125 जजमेंट आपको मैं माननीय न्यायालयों के पढ़ाऊंगा, जिनमें हर एक वीडियो में 20-20 जजमेंट मैं लूंगा। यानी कि 5 से 6 क्लास मैं आपको जजमेंट की पढ़ाऊंगा। तो यूपीएससी 2021 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ जीके का एक सवाल 2.5 नंबर का आता है। मैं पूरी कसर, आपकी कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। आपके लिए मैं भरसक प्रयास जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको एक साथ ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ने को मिलेंगे। तो यूपीएससी के लिए जो प्रमुख वाद मैंने लिखे हैं, इनमें कुछ वाद बेटा प्रीवियस ईयर के भी हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो कुछ 2016 वाली वैकेंसी में जो आए थे, वो भी मैंने इसमें कुछ शामिल किए हैं और कुछ फैसले अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, जो देखो, कानून 2 प्रकार से बनता है। कानून बनाने के 2 प्रकार होते हैं भारत में। एक तो अधिनियम पारित करके कानून बनाया जा सकता है, और दूसरा कानून बनाने का ये तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कानून कितने प्रकार से बनता है? कानून 2 प्रकार से बनता है, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अपने आप में कानून बन जाता है, या फिर संशोधन करके, ठीक है बच्चों, या फिर कोई संसद में अधिनियम पारित करके कानून बनाया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूं आज की क्लास का पहला सबसे महत्वपूर्ण वाद आपके लिए लेकर आया हूं, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का वाद। देखो सर, ये वाद आप पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। बात यूपीएससी की नहीं है, बात है बच्चों नॉलेज बढ़ाने की। आपको इससे बहुत सारी कानूनी जानकारी भी मिलेगी। तो हर एक क्लास में मैं 20 वाद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। यानी कि हर क्लास में मैं आपको 20 जजमेंट पढ़ाऊंगा और 5 से 6 क्लास में जजमेंट की स्पेशल आपके लिए बनाऊंगा। तो पहला वाद जो है वो है सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है बच्चों। अगर कोई पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करेगा तो दंडनीय अपराध है। ये किस केस में कहा गया था? ये सुप्रीम कोर्ट के वाद था, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? अगर पहली शादी आपने रद्द कर दी है कानूनी रूप से, तो दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, परंतु नहीं की है तो दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। देखो आईपीसी की किस धारा के तहत ये अपराध है? तो बेटा दूसरी शादी करना 494 सेक्शन 494 के तहत एक अपराध माना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चा। इसके बाद आप देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें लेकर के आपके लिए आया हूं। देखो इसमें केस में क्या हुआ था, अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद, यानी अगर कोई हिंदू से इस्लाम, ठीक है बच्चों, इस्लाम धर्म को अपना लेता है, एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई इस्लाम धर्म में अपने आप को परिवर्तित करने के बाद किसी इस्लामिक महिला से शादी करता है और फिर ये कहता है कि भाई मैं तो पहले हिंदू था, अब मैं मुसलमान बन गया हूँ, तो मुझे अब कोई मुस्लिम महिला से मैंने शादी कर लिया, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा। पहली शादी जब तक भंग नहीं होगी, चाहे आप इस्लाम धर्म बदल लो, चाहे आप कुछ भी बदल लो, आपकी दूसरी शादी क्या होगी बेटा? अमान्य होगी, अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। और ये आप याद रखना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है। और आईपीसी 494 के तहत एक अपराध है। क्या अपराध है? पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी चुपचाप कर लेना। तो सभी विद्यार्थी इसका बहुत इंपॉर्टेंट से इसको इंपॉर्टेंट में श्रेणी में रख लीजिएगा। नंबर 2 पर आते हैं बच्चों,
परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार 1989। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। देखो परमानंद कटारा, देखो डॉक्टर का काम होता है कटारा यानी कि काट पीट करने का काम होता है डॉक्टर का। तो चिकित्सा पेशे के हर व्यक्ति का यह सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी डॉक्टर किसी घायल व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी आप जा करके लाइन में लगिएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उस घायल नागरिक को चिकित्सा सहायता देनी पड़ेगी। याद रखिएगा बच्चों, परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार में यह फैसला लिया गया था। तो ये दूसरा वाद था, ये यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है। सवाल नंबर 2 यानी कि वाद नंबर 2, जजमेंट नंबर 2। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों जजमेंट नंबर 3 की ओर। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार 1988। इसका सन आप याद रखना, क्योंकि एमसी मेहता जो वकील हैं इनके बहुत से वाद हैं जो आपको ईयर बाई ईयर याद रखने होंगे। ठीक है बच्चा? तो एमसी मेहता बनाम भारत सरकार का जो वाद है 1988 में, ये गंगा के जल से संबंधित वाद है। ये जनहित याचिका मामला था। ये क्या था? ये एक जनहित याचिका का मामला था जिसने गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान मांगा था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या था? एमसी मेहता बनाम भारत सरकार 1988। ये गंगा के जल से संबंधित एक जनहित याचिका थी, यानी कि पीआईएल थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। इसने प्रदूषण के मुद्दे का समाधान मांगा था, गंगा के जल में जो प्रदूषण हो रहा है। और ये जो टॉपिक, ये जो शब्द आपने देखा है बेटा जनहित याचिका, इसके लिए मैं पूरा एक पेज आपके लिए बना करके लाया हूं। आप थोड़ा सा इंतजार रखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज आज मैं दूंगा। देखो बच्चों, जनहित याचिका क्या होती है, कैसे इसको दायर किया जाता है, और इसके बारे में सारा प्रावधान, अगर सुप्रीम कोर्ट में करनी हो तो कैसे करेंगे, हाई कोर्ट में करनी हो तो कैसे करेंगे, किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास इसको अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, पूरी नॉलेज दूंगा मैं आपको जनहित याचिका के बारे में। इसकी शुरुआत जनहित याचिका की किसने की थी? आप मेरी सारी वीडियो देखना, एक एक वीडियो देखना। जितने भी लॉकडाउन में केस हुए थे, लॉकडाउन से संबंधित सारे वाद मैंने लिखे हुए हैं बच्चों। तो आप थोड़ा सा इंतजार रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरी इन क्लासों से। ये पहली क्लास है, वाद नंबर 4, हुसैन आरा खातून बनाम भारत राज्य है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो वाद नंबर 4 है, हुसैन आरा खातून बनाम भारत राज्य का, इसी वाद में यही वो पहला वाद था जिसमें जनहित याचिका दायर की गई थी। यह एक जनहित याचिका मामला था, ये बात याद रखना। सबसे पहली भारत में जनहित याचिका इसी वाले वाद में दायर की गई थी बच्चों, ये बात मत भूलना। हुसैन आरा खातून बनाम भारत राज्य, देखो यह एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जेलों में अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। देखो इसके बारे में तो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, परंतु आपको ये पूरा याद नहीं करना। आपको तो मैं स्टोरी बना करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप हुसैन आरा खातून के नाम से याद कर लें। तो ये जो हुसैन आरा खातून थी, एक महिला कैदी थी। ये क्या थी? ये महिला कैदी थी और इनको कुछ परेशानी होती होगी जेल में, तो जनहित याचिका इन्होंने डलवाई जिसने जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान दिया, और इस मामले में सुनवाई हुई और 40,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। देखो ध्यान से, इसमें यह निर्णय लिया गया कि त्वरित न्याय का अधिकार यानी कि तुरंत न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के साथ दी जाती है। देखो जीने का अधिकार क्या है बच्चों? जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इसकी गारंटी किसके साथ दी जाती है? इसकी गारंटी जीवन के अधिकार के साथ ही दे दी जाती है। ठीक है बेटा, ये बात आप मत भूलना, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, तो ये जनहित याचिका का सबसे पहला मामला था। चलिए बेटा, मैं आपको इसके बाद सीधा जनहित याचिका के बारे में बता देता हूं कि जनहित याचिका आपकी क्या होती है, पूरा मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये देखिए बेटा, आप ये जनहित याचिका का मामला है, आप पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, अमेरिका से पीआईएल का प्रावधान लिया गया है। पहला सवाल यहीं से बन सकता है कि पीआईएल का प्रावधान कहां से लिया गया? पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल की जननी कपिला हिंगोरानी है, याद रखना, कपिला हिंगोरानी वकील है जो पीआईएल की जननी कहते हैं। ये देखो, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में
40,000 कैदियों को हिंगोरानी ने छुड़वाया था। इसमें हुसैन आरा खातून महिला कैदी थी। ये सभी कैदी छोटे छोटे केसों में बंद थे जिन पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ था, और यही पहली जनहित याचिका थी। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। ये हुसैन आरा खातून खुद एक महिला कैदी थी जिन पर छोटा सा कोई केस चल रहा होगा और ये इन पर कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ था। तो ये पहली जनहित याचिका थी। तो हुआ ये था, इस केस में जनहित याचिका के ये पहला केस था हुसैन आरा खातून का। इसमें जो न्यायाधीश थे ना, ये पीएन भगवती थे, और न्यायाधीश ने इसलिए केस में न्यायाधीश थे, इसलिए इन्हें जनहित याचिका का पिता भी कहा जाता है। यानी कि जो पीएन भगवती थे, आपके जो न्यायाधीश थे बेटा, वो पीएन भगवती थे, और इनको इसी कारण से जनहित याचिका का पिता कहते हैं बेटा। जबकि जनहित याचिका की जननी कौन है? कपिला हिंगोरानी। यानी कि इस वाले केस में जो वकील थी वो हिंगोरानी थी, वो तो जननी कहलाई, और जो माननीय न्यायाधीश थे वो पीएन भगवती थे, वो जनहित याचिका के पिता कहलाए। 1-2.5 नंबर का सवाल इससे जरूर बनेगा, आप यकीन मानिए। इसके बाद देखो, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में पीआईएल की परिभाषा दी गई है। ये एक केस हुआ था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का, और इस मामले में परिभाषा दी गई है किसकी? पीआईएल की। आगे देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो ये दोनों टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीआईएल को अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत ये जो जनहित याचिका है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास दायर की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन हो जाती है, इस लाइन को बिल्कुल मत छोड़ना। एक विद्यार्थी इसको जरूर याद रखना कि जो पीआईएल है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत इसे मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जा सकता है। ये तीनों याद रखना, 32, 226 और 133। ठीक है बेटा। जनहित याचिका को सरकार के खिलाफ दायर किया जाता है। इसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसकी एवज में, यानी उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या वकील इसे दायर कर सकता है। ये दोनों बात आप इंपोर्टेंट में लिख लीजिएगा, और ये बहुत काम की बात है कि जनहित याचिका को सरकार के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ दायर की जाती है। इसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसकी एवज में कोई अन्य व्यक्ति या वकील दायर कर सकता है। तो जितनी हो सकती थी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैंने आपको पीआईएल के बारे में इस पेज में पूरा जानकारी आपको दे दी है। इसकी जननी कौन है? कपिला हिंगोरानी। इसके जनक या पिता कौन है? पीएन भगवती। और किस केस में भारत में पहली बार जनहित याचिका दायर की गई? हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। ये हुसैन आरा खातून कौन थी? ये खुद एक महिला कैदी थी जिन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था, और इन्होंने अपनी साथ साथ ऐसे 40,000 कैदियों को रिहा करवाया था। ये तब से बहुत फेमस हो गई थी। कौन? जनहित याचिका। ठीक है प्यारे बेटा, चलो हम बैक आते हैं वापिस। तो जनहित याचिका के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, जबकि हुसैन आरा खातून का केस मैंने आपको एक बार फिर यहां पर समझा रखा है। इसके बाद आते हैं बेटा केस नंबर 5 पे। ये आपका केस जो है 5वें नंबर का, ये है बेटा लिली थॉमस बनाम भारत सरकार वाद। ठीक है बेटा, ये देखो, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार वाद क्या है? कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का जो सदस्य है, जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल का कारावास की सजा दी गई है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो लिली थॉमस बड़ी फेमस हुई थी इस वाद को लेकर के कि कोई भी सांसद या विधायक ऐसा जुर्म करता है जिसमें कम से कम 2 साल की सजा है, तो वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्य को क्या कर देगा? सदन की सदस्यता को खत्म कर देगा, खो देगा। ठीक है बच्चे, याद रखना नंबर 5। आइए नंबर 6 की ओर जल्दी से हम आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्लास बड़ी हो जाएगी। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि है, वो गैर आदिवासी, यानी किसी गैर आदिवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है, अथवा प्राइवेट कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद है कि इसमें क्या कहा गया कि जो सरकारी जमीन है किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र में, और जो आदिवासियों की जमीन है और जो जंगल की भूमि है वो गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, और प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए या फिर बिजनेस, औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। और ऐसे कार्य अगर दी भी जाएगी तो वो केवल आदिवासियों को और सरकारी उपक्रम को ही दी जाएगी।
तो समता बनाम आंध्र प्रदेश में ये कहा गया। आइए आगे आते हैं बेटा, आपका नंबर 7। आपका जो वाद नंबर 7 है वो क्या कहता है? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का वाद क्या कहता है? देखो ध्यान से बेटा, अगर किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से निवारक निरोध किया जाता है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, तो वो इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरा तो आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 का हनन हो रहा है। देखो दोस्तों, ये निवारक निरोध क्या होता है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, आर्टिकल अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, 13, 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है केवल शक के बिहाफ पर, केवल शक के आधार पर कि आपके, देखो जैसे कोई मंत्री है, कहीं से खबर मिल जाती है कि वो ऐसा भाषण दे देगा, ऐसा भाषण देना चाहता है या देने वाला है जिससे देश में दंगा भड़क सकता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, देश में आगजनी हो सकती है, तो पुलिस उस व्यक्ति का निवारक निरोध कर लेगी बिना किसी कारण के, उसको गिरफ्तार करके ले जाएगी पुलिस भाई। उसके लिए कुछ कोर्ट की जरूरत नहीं होती, सीधा ले जाएगी। तो बेटा उसके मौलिक अधिकार, तो वो आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई और मेरा तो जीने का अधिकार छीन लिया, मेरी तो सांस लेने की स्वतंत्रता छीन ली, अनुच्छेद 19 छीन लिया, मेरी अभिव्यक्ति छीन ली, अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाद अपने आप में साबित हुआ। ठीक है बच्चों, निवारक निरोध का A.K. गोपालन से संबंधित है। आइए नंबर 8, बेरूबरी मामला 1960। ये बेरूबरी मामला ये था कि भारत अगर अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया जाता है तो वहां अनुच्छेद 3 का प्रयोग नहीं होगा। देखो इसमें यह था वाद में कि जो आर्टिकल नंबर आपका 3 है, जो आर्टिकल नंबर बेटा आपका 3 है, अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या हो सकता है? भारत किसी भी देश से जमीन ले सकता है या किसी भी जगह का नाम बदल सकता है, समझ गए ना। लेकिन अपनी भूमि अगर भारत किसी दूसरे देश को देगा तो वहां आर्टिकल 3 का प्रयोग नहीं होगा, वहां संविधान में संशोधन होगा, यानी अनुच्छेद 368 का प्रयोग होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बेरूबरी मामला 1960। तो याद रखिएगा, भारत कुछ हिस्सा अगर किसी देश को देगा तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी जगह का नाम बदलना या किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना, यानी कि भूमि का आदान प्रदान या नामकरण, तो ये नहीं कि भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को ही दे दे, नहीं, अगर दूसरे देश को देगा तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग होगा, ना कि अनुच्छेद 3 का, यानी कि संविधान में संशोधन होगा। आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है बच्चों? संशोधन होता है। आते हैं बड़े फेमस वाद नंबर 9 पे, गोलकनाथ केस 1967। किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार असंशोधनीय है। देखो गोलकनाथ केस 1967 में क्या कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा वाद हुआ था, 1967 की ये बात है। इसने केवल ये कहा कि मौलिक अधिकार असंशोधनीय है, आप इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते। परंतु इसके बाद जो अगला वाद आता है 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये इसका उल्टा है। ये केशवानंद भारतीवाद किसका उल्टा है? ये बेटा आपके गोलकनाथ केस में का उल्टा है। इसमें क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद को पढ़िए पहले, आप खुद कहोगे हाँ जी ये तो इसका उल्टा है। देखो, संसद सिवाय संविधान के मूल ढांचे के पूरे संविधान में सदन की सहमति से संशोधन कर सकती है। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया कि भाई प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते, बाकी आप किसी भी चीज में संशोधन कर सकते हो या फिर मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो, परंतु ये नहीं कि तुम पूरा संविधान ही बदल दोगे। समझ गए ना, आप पूरा संविधान नहीं बदल सकते, यानी संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते, यानी कि प्रस्तावना में आप छेड़खानी नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, इस मामले में आज तक की सबसे बड़ी पीठ बैठी है बेटा। ये बात कोई भी मत भूलना कि केशवानंद भारती वाद में आज तक सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा न्यायाधीश का पीठ बैठा था, 13 न्यायाधीश, जिसमें 7-6 के आधार पर यह निर्णय दिया गया था। कौन सा निर्णय? कि प्रस्तावना में यानी कि मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर किया गया
तो सुप्रीम कोर्ट उसे गैरकानूनी घोषित कर देगा। इसी फैसले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का एक अंग है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वाद है। केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। इसमें यही कहा गया था कि मूल ढांचे को के अलावा पूरे संविधान में संशोधन करो सदन की सहमति से, और प्रस्तावना को इसमें मूल ढांचा माना गया। 13 न्यायाधीश का बेंच बनी, सबसे बड़ी बेंच आज तक भारत में इसी वाद पे बनी है, जिसमें 13 जज साहब बैठे थे और 7-6 के आधार पर यही निर्णय लिया गया था कि मूल ढांचे के अलावा पूरे संविधान में संशोधन हो सकता है, चाहे उसमें मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाद आता है वाद नंबर 11, जिसके ऊपर मूवी तक भी बन चुकी है। जी हां दोस्तों, वाद नंबर 11 के ऊपर एक पूरी फिल्म बन चुकी है, क्योंकि ये वाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हंसी वाला वाद है। देखना, लाल बिहारी मुकदमा बनाम भारतीय नौकरशाही, यानी कि जो भारत की भारतीय सरकार के जो नौकर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं। लाल बिहारी एक आदमी था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का किसान, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1975 से 1994 के बीच मृत घोषित कर दिया गया था। यानी कि एक आदमी जो जिंदा है उसको जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। अच्छा, उसको ये बात कैसे पता चली कि आप सरकार की नजरों में तो मरे हुए हो भाई? उसने स्वयं को जीवित साबित करने के लिए 19 साल तक बेटा, इसने 19 साल तक कोर्ट में केस लड़ा था। इसको अपनी मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वो बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया था, यानी वो बैंक में ब्याज पर पैसे लेने के लिए गया। जैसे ही उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और उसकी जांच हुई तो सरकारी कागजों में वो मरा हुआ पाया गया। उसको बुलाया गया कि अच्छा मरे हुए आदमी के नाम पर आप पैसे निकालना चाहते हो? वो कहता है साहब मैं ही लाल बिहारी हूं, मैं तो जिंदा हूं। समझ गए ना, 19 साल बाद उसको न्याय मिला था, यानी कि वो सरकार की नजरों में 19 साल तक मरा हुआ था, 1975 से 1994 तक। तो कितना इंपॉर्टेंट वाद है, लाल बिहारी वाद बनाम भारतीय नौकरशाही। क्लियर है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का एक किसान है। ऐसी विचित्र घटना कहाँ हो सकती है? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं वाद नंबर 12 की ओर। अगर प्यारे बच्चों क्लास आपको ये अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार मैं ये वाद की क्लास, मैंने कोई भी अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किसी ने इतने सारे वाद और इतने इंपॉर्टेंट वाद ऐसे अच्छे से लिख करके पढ़ाए हों। और ये एक क्लास है, अभी 5 या 6 क्लास आपकी और होगी। चलिए, वाद नंबर 12, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस। ये क्या है भाई? इंदिरा गांधी 39वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 329 कै जोड़ना चाहती थी। ये क्या था जी 329 कै? इसमें ये था कि कोई भी कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी सेशन कोर्ट, या सेशन कोर्ट तो खैर कर ही नहीं सकता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में कोई जांच नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ये करवाना चाहती थी कि आर्टिकल 329A जोड़ दो और 329A सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध देता और पता नहीं चुनाव में क्या घपलेबाजी होती, आज तक गांधी परिवार ही प्रधानमंत्री होता। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या करने वाली थी? ये करने वाली थी कि कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में जांच नहीं कर सकता, ये ऐसा करवाने वाली थी। लेकिन तब तक 1973 में मूल ढांचे की अवधारणा आ चुकी थी। जी हाँ, अभी पढ़ाया था ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद। इसमें क्या था? मूल ढांचे में तुम संशोधन कर ही नहीं सकते। ओके जी, तो फिर इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि इसे संशोधन ने मूल ढांचे में छेड़खानी की जा रही थी। ऐसा करने से इस संशोधन से, जो 39वां संशोधन इंदिरा गांधी करना चाहती थी कि हमारा जो भी चुनाव होगा उसमें कोर्ट कोई भी जांच नहीं करेगी, बहुत अच्छे, ताकि तुम अपनी सेटिंग कर लो। तो मूल ढांचे की अवधारणा में छेड़खानी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। जाओ बेटा मौज लो, हम तो जांच करेंगे। आइए वाद नंबर 13 की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट वाद था। सवाल नंबर 13, वाद नंबर 13 क्या कहता है? देखो, नीलावती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993। ये नीलावती बोहरा का लड़का था। पहले ध्यान से मामला सुनो क्या था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में है, यानी कि जेलों में बंद है, उनके प्रति सरकार का स्पेशल दायित्व होना चाहिए। ये थोड़ी तुम जेल में बंद करके कैदी को मार ही दो। यह सुनिश्चित करना पुलिस का और जेल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी भी नागरिक को
उसके जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए, यानी कि उसका मौलिक अधिकार जो जीने का है वो ना छीना जाए। ये थोड़ी तुम उसको पीट पीट के मार डालोगे। अब ये वाद क्या था, ये केस ये था कि नीलावती बेहरा का लड़का पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण मर गया था। समझ गए बच्चों, पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण मर गया था। इस केस में पुलिस ने इस लड़के को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और कहा कि कस्टडी से भाग गया था और बाहर क्या हुआ हमें नहीं पता। बाद में नीलावती बोहरा को राज्य ने 1.5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नीलावती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य का ये केस था। चलिए आगे आते हैं। नंबर 14। आप बच्चों क्या करोगे मैं बताता हूं। आप इस क्लास को कम से कम 3 बार रिपीट कर करके देखिएगा, तो आपको ये बात ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है ना, कि भाई नीलावती बोहरा का लड़का मर गया था, तो जो लोग राज्य की हिरासत में सरकार, पुलिस का और जेल अधिकारियों का उनके प्रति विशेष दायित्व है। चलिए नंबर 14। MP स्टेट बनाम मदनलाल 2015 का ये वाद है। इस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। मतलब जब बलात्कार हो गया, किसी की इज्जत चली गई, तो भैया उसमें कैसा समझौता करें, तो ये समझौते का विचार अवैध माना जाएगा। ये MP स्टेट बनाम मदनलाल के केस में कहा गया था बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं वाद नंबर 15 की ओर। ये वाद है आपका नंबर 15, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015। इस न्यायिक मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी भी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकते। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होता है कि आप महात्मा गांधी जैसे किसी भी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरोध में असभ्य शब्द यानी कि गाली नहीं दे सकते, उनको कहीं अपमानित नहीं कर सकते, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ऐसा किस वाद में कहा गया? देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। UPSI 2021 का टारगेट बना लो, सारे वाद पढ़ लो, 2 सवाल आते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो भाई। सवाल नंबर 16। कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2015। ये क्या था? सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में है, सत्ताधारी दल जो है यानी कि जिनकी सरकार है, सरकार द्वारा जो विज्ञापन होते हैं उनमें राजनीतिक नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आइए वाद नंबर जल्दी से 17 की ओर। 17वां वाद अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट वाद है। देखो, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। मैं 3 वाद और पढ़ाऊंगा, 4 वाद 17, 18, 19 और 1 20। 4 वाद और पढ़ लो, आज की क्लास फिर समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और मैं 20-20 जजमेंट आपको पढ़ाऊंगा। आपको ये क्लास अगर वास्तव में अच्छी लग रही हो तो आज दिल से लाइक कर देना क्लास को, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। मैं आपको 5 क्लास और पढ़ाऊंगा। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। इस मामले में यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का बुनियादी संरचना है, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान की बुनियादी संरचना है। 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम शामिल करना जिसके भाग को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर देता है। इसका यह मतलब है कि 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा अधिनियम शामिल किया गया जिसके भाग को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक करार किया गया था। यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है, यानी कि कुछ भी हो जाए। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में यह कहा गया, मूल ढांचे को छेड़खानी नहीं कर सकते, जो कि IR कोएल्हो के केस में की जा रही थी बेटा। ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा जो होती है ना, वो संविधान की बुनियादी संरचना है। किसी को न्याय मिलना वो संविधान के बुनियाद है। संविधान का क्या काम है? न्याय देना। कानून है संविधान एक। चलिए वाद नंबर 18। चंपकम दोय्याराजन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो बेटा इसी
इसी कोर्ट के निर्णय के कारण हुआ था। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, यह आरक्षण से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत समता के आधार का उल्लंघन माना। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में पहला संशोधन हुआ। देखो संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था बेटा, आप जानते होंगे 1951 में हुआ था पहला संशोधन। और किस कोर्ट के फैसले से हुआ था, यही है, आप याद रखना, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करिए, आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और दूसरी क्लास को मैं उतनी ही सख्ती से आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, ये संविधान में पहला संशोधन इसी निर्णय के कारण हुआ। इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, क्लास को दोबारा रिपीट कर लेना। आपका वाद नंबर 19, जजमेंट नंबर 19, शाहबानो बनाम MP स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकदमा है। जो पति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है, निर्वाह व्यय, अपनी पत्नी को खर्चा देना पड़ता है। तो 62 साल की मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसा मांगा और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत लिया, परंतु उसे फिर भी खर्चा नहीं दिया गया। मैं फिर बता देता हूं, शाहबानो एक 62 साल की मुस्लिम महिला है, उसके पति ने 78 में उसे तलाक दे दिया था, भरण पोषण के लिए खर्चा मांगा, मुकदमा जीता, परंतु खर्चा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय देश के कानून बदल दिए गए थे। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा बेटा, ताकि आप वाद को स्टोरी से अटैच कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध दंड संहिता यानी IPC की धारा 125 के अंतर्गत शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके पति मोहम्मद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया। राजीव गांधी सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले मुआवजे को निरस्त करते हुए 1 साल के भीतर मुस्लिम महिला यानी कि तलाक में संरक्षण के अधिकार अधिनियम 1986 पारित कर दिया और न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। तो राजीव गांधी सरकार ने इनको भत्ता नहीं मिलने दिया था। ठीक है बच्चों, और इन्होंने तलाक में संरक्षण के अधिकार अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया और न्यायालय का फैसला पलट दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहबानो बनाम MP स्टेट। ठीक है बच्चों, निर्वाह व्यय यानी कि एलिमनी, अंग्रेजी में इसको एलिमनी कहते हैं, जो पत्नी के लिए खर्चा बांधा जाता है। राजीव गांधी सरकार ने इस न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। समझ गए ना? इन्होंने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया था। समझ गए ना? और सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 125 के अंतर्गत शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। किसको? उसके पति मोहम्मद खान को, परंतु नहीं दिया गया क्योंकि राजीव गांधी सरकार ने जो मुस्लिम महिलाओं को मुआवजा मिलता था उसको निरस्त करते हुए 1 साल के भीतर मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण के अधिकार अधिनियम 1986 को पारित कर दिया और न्यायालय का फैसला पलट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वां वाद याद रखिएगा। ये एक वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा। वाद नंबर 20, RBI बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बेटा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI बनाम जयंतीलाल मिस्त्री 2015 का वाद है, बहुत पुराना वाद नहीं है। इसमें केवल ये था कि RBI को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया गया। जो RTI एक्ट आया था वर्ष 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, मैं लिख भी देता हूं। RTI एक्ट कब आया था बेटा? वर्ष 2005 में RTI एक्ट आया था कि आप किसी भी विभाग से कोई भी गोपनीय जानकारी निकलवा सकते हो जो देश के हित में हो। ठीक है बच्चा? ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात आपके? चलिएगा, तो RBI बनाम जयंतीलाल मिस्त्री का वाद आप याद रखना। इस वाद में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? RBI को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी RTI के दायरे में ले लिया था। किस वाद में? RBI बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री के वाद में। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के 20 इंपॉर्टेंट जजमेंट यहीं पर समाप्त होते हैं। कल से आपको 21वां जजमेंट में पढ़ाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी? UPSI उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आपके लिए स्पेशल बना करके लाया हूं। और बेटा बहुत मेहनत करके ये जजमेंट मैंने निकाले हैं
तो आप प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भेजें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें। अगर कमेंट आप छोड़ोगे तो मुझे आपके विचार पता चलेंगे। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी बीच में एक दिन का गैप दे करके मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्लास। ठीक है बच्चों, अब आप ये 20 वाद अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिए और क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। 20 के 20 जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में फिर से 20 जजमेंट में लेकर आऊंगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय यूपीएसआई।